नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मनी मंत्र और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जय मिश्र। नए वित्त वर्ष में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए आपको बताएं कि ये पहला मनी मंत्र है और आज का मनी मंत्र है हमारे इनकम टैक्स रिटर्न पर 2024-25 में आयकर रिटर्न की पूरी दुनिया बदल गई है। नए फाइनेंस एक्ट के मुताबिक अब इनकम टैक्स की नई रिजीम को डिफ़ॉल्ट रिजीम बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पुराने टैक्स रिजीम को अपनाने का विकल्प नहीं चुना तो सरकार ये स्वीकार कर लेगी कि आपने नया टैक्स रिजीम ही अपना लिया है। इसके साथ ही ऐसा पहली बार हुआ है कि आपको रिटर्न भरने के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस बार 1 अप्रैल से ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भरने की सुविधा मिल रही है और कई सारे लोग इस सुविधा का लाभ भी उठा चुके हैं। लेकिन क्या आपको अभी रिटर्न भरना चाहिए या फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए? इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो नंबर्स हैं, स्पेशल नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन से फ्लैश होंगे, उन पर आप कॉल कर सकते हैं 011-2338-7031 और 011-2309-7670। और इस ख़ास प्रोग्राम में मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। नवीन वाधवा जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, टैक्समैन के साथ जुड़े हैं, और वेद जैन साहब जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं ICAI के। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। वेद जैन साहब, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। नए साल की आपको शुभकामनाएं। और इस बार लगता है कि पूरी दुनिया बदल गई है। कैसे आप शुरुआत करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, और उसके बाद फिर मैं बहुत सारे सवाल हैं हमारे दर्शकों के, उस पर आऊँगा सर। धन्यवाद। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है और 2024-25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकम टैक्स के एंगल से देखा जाए और टैक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वर्ष 2023-26 बहुत अच्छा रहा। टैक्स की कलेक्शन, चाहे इनकम टैक्स हो, GST हो, बहुत अच्छी रही हैं। और साथ के साथ दोनों ने GST में और इनकम टैक्स में बहुत सुधार किए गए हैं और उन सुधारों का और जो एक्सपीरियंस आया उसको और बेहतर बनाने के लिए, टैक्स पेयर के लिए इजी करने के लिए लाइफ को, और टैक्स पेयर के लिए बहुत सुविधा देने के लिए फॉर्म को बहुत इम्प्रूव किया गया है, जो टैक्स की रिटर्न इम्प्रूव करी गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया गया है कि 1 अप्रैल 2024 को ही आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की विंडो खोल दी गई है। तो जो भी टैक्स पेयर है अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आज की डेट में वो अपना पिछले वित्तीय वर्ष की 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न भर सकते हैं। सुविधाजनक है, ऑनलाइन भर सकते हैं, बहुत सारे इजी वर्किंग की है और आपको इमीडिएट प्रोसेसिंग भी है। अगर आपका रिफंड है तो इमीडिएटली रिफंड बनेगा, आपका टैक्स ड्यू है तो आप जमा करा के आप अपनी प्रोसेसिंग करा सकते हैं। और जो भी इशू है तो बहुत सारे सुधार करके जो कंप्यूटराइजेशन का है, मेरा ऐसा मानना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सुविधाजनक, दोनों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मेरा सभी टैक्स पेयर से रिक्वेस्ट ये है कि जितनी जल्दी रिटर्न भरेंगे उतना अच्छा रहेगा और टैक्स रिटर्न बहुत करेक्ट करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने शेयर की हुई है, 26 एयर्स फॉर्म पे आ रही है, AIR पे आ रही है, और आपकी जो बैंकों से इन्फॉर्मेशन लेके अपनी टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। नवीन वाधवा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मनी मंत्र में आज का जो पहला मनी मंत्र है इस साल का वो यही है कि आप समय से टैक्स भरें, जिसका जिक्र वैद्यन साहब ने भी किया। लेकिन नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम, इसमें लेकर के लोगों को कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ पर ऑप्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, वो क्या करें? नमस्कार अजय जी एंड नमस्कार वेद जैन साहब। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस एक पॉइंट से कि जरूर 1 अप्रैल से रिटर्न फॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप अभी भी 1 जून से पहले रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है? अगर आपका TDS कटा है या फिर आपकी कुछ ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसकी AIS SFT में रिपोर्टिंग होती है, तो उसकी जो ड्यू डेट है फाइलिंग की वो 31 मई है। तो जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी एंटिटीज हैं जिन्होंने आपका TDS काटा है, तो उन सब की डिटेल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जनरली 31 मई तक ही जाती है और SFT की इंफॉर्मेशन भी 31 मई तक ही जाती है और आपका जो AIS है उसी के बाद अपडेट होगा। तो ऐसा ना हो कि रिटर्न फाइल करने के बाद आप कुछ ऐसे TDS का क्रेडिट क्लेम करना भूल जाए या कुछ ऐसे इनकम को डिस्क्लोज करना भूल जाए, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर आप अपने AIS को देखिए, अगर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। तो ये तो मेरा बैकग्राउंड था। अब आते हैं स्टार्टिंग से कि जो आपने सवाल पूछा अजय जी कि NPA जो न्यू टैक्स रिजीम है वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम है। हाँ, गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम पिछले साल तक इतने लोगों ने इस रिजीम को ऑप्ट नहीं किया। जनरली नॉन रेजिडेंट्स के लिए ही ये स्कीम ज्यादा अट्रैक्टिव थी, लेकिन इस साल से
ये काफी अट्रैक्टिव बना दी गई है। आपकी 7 लाख तक आपकी इनकम अगर है और तो आपको कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को अगर समझें, अगर आप ATC जो कि 1.5 लाख की हमें छूट मिलती है, 24 जो कि हमें 2 लाख तक की छूट मिलती है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की, अगर खाली आप 2 डिडक्शन पे क्लेम कर रहे हैं तो अभी तक आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बेनिफिशियल रहेगी, जिसमें आपका टैक्स का बर्डन कम रहेगा। अगर आपकी कोई डिडक्शन नहीं है, जनरली जैसे जो लोग जो अपना करियर की नई शुरुआत कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको अभी इतनी इन्वेस्टमेंट का कोई उनका स्कोप भी नहीं है और इतनी इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं रखी है, तो उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम डेफिनेटली काफी बेनिफिशियल है। और गवर्नमेंट ने एक ये और ऑप्शन दे रखा है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप हर साल अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम बनती है, आप अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन बिजनेस क्लास के पास अवेलेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे कैलकुलेटर भी है जो आपको बताएगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड अकॉर्डिंगली आप ये डिसीजन ले सकते हैं। और ये डिसीजन आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले करना पड़ेगा। एक बार आपने एक रिजीम का चुनाव कर लिया रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, उसके बाद आप अपना चुनाव बदल नहीं पाएंगे, आप अपने रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के अपने रिटर्न को फाइल कीजिएगा पूरी कैलकुलेशन के बाद। जैन साहब, लेकिन ये दोनों रिजीम को एक साथ ले चलने की क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है, और क्या ये दोनों रिजीम चलती रहेंगी एक साथ पैरेलली, कब तक चलेंगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। उसके पीछे का रैशनल थोड़ा सा समझाएं प्लीज। देखिए अजय जी, दोनों रिजीम में देखिए सरकार की मंशा और इच्छा ये है कि न्यू रिजीम में जाना चाहिए, डिडक्शन लेस और एग्जम्पशन लेस रिजीम में जाने की कोशिश है। और सरकार ने इसीलिए 7 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन और 7.5 लाख रुपए तक के सैलरीड एम्प्लॉइज को दी है। और उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है कि ये सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो कि आप LIC, PPF अपनी रिटायरमेंट के बेनिफिट क्रिएट करते हैं या आप अपनी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट के लिए लोन लेके मकान बनाते हैं, वो जो डिडक्शन दी जाती थी वो आपको एक ऑप्शनल दे दी गई है। और इसका कारण सरकार का ये है कि किसी को व्यक्ति को ये फोर्स नहीं किया जाए कि वो अपने टैक्स बचाने के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग करे। अगर वो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं कर लें, हम आपको टैक्स में वैसे ही छूट दे रहे हैं। आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो हमने बढ़ा के 7 लाख रुपए तक की कर दी है। और सरकार ने जो आपका क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट नया रेजिम लगा दिया है, तो सरकार ओवर ए पीरियड टेपर डाउन करेगी। और ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 वर्षों में न्यू रेजिम की खत्म हो जाएगा और सरकार इसको स्लोली विड्रॉ कर देगी। हर टैक्स पेयर को नए रेजिम में जाना पड़ेगा। और इसमें टाइम लेने का कारण यह है कि बहुत सारे लोगों ने स्कीम ली हुई है, PPF LIC में कंट्रीब्यूशन जा रहे हैं, तो उनको मैं ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक तरह के सनसेट क्लॉज की तरह से वर्किंग छोड़ी हुई है। किसी भी समय पे ये स्कीम को पुराने वाले को विड्रॉ किया जा सकता है। मैं लेकिन एक और बात जो वधवा जी ने कही इसमें और जोड़ देता हूँ। देखिए, नए रेजिम में मुझे लगता है बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहे हैं, एक्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड लॉसेज वगैरह का जो इश्यूज हैं हाउस प्रॉपर्टी के हैं, वो बहुत कुछ केसेस में है, बहुत ज्यादा केसेस में नहीं है। हायर टैक्स पेयर वाले के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम है उसके ऊपर जो सरचार्ज 37% लगता है, वो न्यू रिजीम में 25% ही लगता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो सरकार की आज की डेट में पॉलिसी में न्यू रिजीम में ही जाने की ज्यादा इच्छा है, जिसमें कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। आप क्या खर्चा करना चाहते हैं आपकी छूट है। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक परचेजिंग पावर बढ़ाना टैक्स पेयर के हाथ में। क्योंकि अगर टैक्स पेयर ये लॉन्ग टर्म सेविंग कर देता है, LIC PPF में 4 लाख 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो उसके हाथ में परचेजिंग पावर घटती है। उस परचेजिंग पावर को ऑप्शन करने के लिए कह रहा है कि ज्यादा, सरकार की कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें ताकि इकोनॉमी में तेजी से बढ़ोतरी हो पाए। तो ये भी एक आइडिया सरकार का है इसके पीछे। तो चलिए, सेविंग्स इकॉनमी की बजाय अब थोड़ा सा कंजम्पशन इकॉनमी बनाने की तरफ हम इंडिया को लेकर के जा रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें देखा जाता है। नवीन बाथवा जी, आपके लिए एक सवाल आया है। सवाल ये है कि एक साहब हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉय से होम लोन लिया हुआ है और साथ ही साथ बैंक से भी उन्होंने होम लोन लिया हुआ है 15 लाख रुपए का। तो हालांकि रकम उन्होंने नहीं बताई कि एम्प्लॉय से कितना लिया हुआ है, लेकिन अगर टैक्स डिडक्शन उनको चाहिए, टैक्स का फ़ायदा लेना है, तो क्या वो दोनों होम लोन्स पर ले सकते हैं? ये सवाल है सर। लोन दोनों से आप जो आप ब्याज पे कर रहे हैं उसकी आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने एम्प्लॉयर से भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा और बैंक से भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एम्प्लॉयर को ये वेरीफाई करना होगा कि आपने लोन अपने घर की परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ऐसी डिटेल देता है तो आपको ये छूट डेफिनेटली मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जैन साहब, अब ये बात आती है कि
जो वाधवा साहब ने कहा कि जो ये एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग है और जो 26 AS है उसमें थोड़ा सा देर होगा, तो हम लोग आराम से भरें, उसको जल्दी ना करें, या फिर कोई दिक्कत नहीं आप भर सकते हैं? जैसे कुछ TDS की बात उन्होंने की कि TDS शायद अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकता है क्या? या फिर अभी एक बार भर दिया आपने तो क्या आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए ये वधवा साहब की बात ठीक है। देखिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयर को 31 मई तक की लास्ट डेट है अपनी रिटर्न TDS की भरने की। इसी तरह से अगर बैंक का जो इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट पे है, कहीं पैसा निवेश किया हुआ है, उसकी रिटर्न आने की टाइम है। तो वर्ष 31 मार्च जो खत्म हुआ है, जिसको भी टैक्स डिडक्शन करना है, जो रिपोर्टिंग करनी है, वो रिक्वायरमेंट की लगभग सारी डेटें 31 मई को आती हैं। एक वो 31 में आने के बाद, उसी के बाद आपका 26 AS, आपकी STF की रिपोर्ट, आपकी AIR सारी वहाँ कंप्लीट होगी। तो इसमें अगर किसी की बहुत सिंपल ही रिटर्न है और उसका लगता है कि कहीं मुझे नहीं है कोई और लेना, वो तो भर सकते हैं। लेकिन ये नवीन जी की बात बिल्कुल ठीक है कि 31 मई तक वेट करें और जून में ही ये रिटर्न भरें, जब ये सारा अपडेट हो जाएगा और आपके पोर्टल पे आपके नाम के आगे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो उसमें चांसेस आपके कोई टैक्स आपका कटा हुआ है, कोई जमा हुआ है, या कोई इनकम आपकी है जो आपको ध्यान में नहीं आ रही है, वो रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो उसको देख के ही भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीनवाइल आप 2 महीने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बैंक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अपलोड करते समय मेरा सुझाव यही होगा कि अपलोड आप मई के बाद करें, जब वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। नवीन बाथा जी, एक सवाल आया है कि जो सेक्शन 25 में कंपनीज हैं जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट हैं, क्या उनके लिए टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन है? उनके लिए कंप्लायंस पे कोई है, या फिर आप पहले की तरह ही अपनी फाइलिंग करेंगे? और उनके लिए डेट्स क्या इस बार निर्धारित की गई हैं? नहीं, उनमें टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बदलाव है। सेक्शन 25 के लिए फाइनेंस एक्ट बजट 23 में कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे वो रिटर्न फाइल करते हैं वैसे रिटर्न फाइल करेंगे। आइडिया फॉर्म्स में भी कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं। सिर्फ बजट 23 में जो अमेंडमेंट्स लाई गई थी इनकम टैक्स एक्ट में, खाली वही करेक्शंस, वही इम्प्रूवमेंट की गई हैं रिटर्न फॉर्म्स के अंदर। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं। आपके लिए ड्यू डेट और आपके लिए आइडिया फॉर्म और आपके लिए डिस्क्लोजर सब सेम रहेगा, इंक्लूडिंग टैक्स रेट्स। विजय साहब, ये जो हाउसिंग प्रॉपर्टी से अगर आपकी कोई इनकम होती है तो अभी फिर कौन सा आपको फॉर्म भरना होगा? शायद ITR 2 भरने का ऑप्शन है, या फिर अगर आप 50 लाख से नीचे इनकम है तो आप ITR 1 जो सुगम सहज फॉर्म है उसी में जा सकते हैं। ये कंफ्यूजन हो रहा है जी? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। ITR 1 एक सिंपली सीटर बहुत सिंपल केस के लिए है। अगर आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी इनकम है और आप रेजिडेंट हैं और 50 लाख से कम की इनकम है, तो एक सिंपल फॉर्म ITR 1 बनाया हुआ है उसके लिए। इसके बाद जो ITR 2, 3, 4 होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। एक ITR 1 सिर्फ इंडिविजुअल के लिए मिलता है, एक हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेज से इनकम है जैसे बुदली है, तो उसी के लिए ये एप्लीकेबल होता है, बाकी के लिए ITR 1 नहीं होता एप्लीकेबल। तो ये ITR 1 एक बहुत सिंपल रिटर्न के लिए बनाया गया है, जिसकी इनकम एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और वो नॉन या रेजिडेंट नहीं है, तो उनके लिए वो दूसरे फॉर्म 2, 3, 4 वो एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में। जी जैन सर, आपकी परमिशन हो तो एक पॉइंट ऐड कर पाऊंगा? कर दीजिए। जी सर। सर, ITR फॉर्म 1, 2, 3, 4 ITR 1 आपके लिए तभी एप्लीकेबल है अगर आपके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी और आपका कोई लॉस नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हो गई तो आपके पास अब ITR 1 और ITR 4 अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको ITR 2 में ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो ITR 3 में जाना पड़ेगा। और अगर आपका एक ही घर है और उसमें भी आपको लॉस क्लेम करना है तो आप ITR 1 में जा सकते हैं, लेकिन लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, आपकी अदर इनकम सफिशिएंट नहीं है टू सेट ऑफ दैट लॉस, तो उस केस में आपको ITR 2 या 3 ही फाइल करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं। थैंक यू नवीन जी। इसमें अजय जी एक और चीज ऐड कर देनी चाहिए। सर। ये न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम में ये एक चैलेंज आया हुआ है कि न्यू रेजिम में आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ जी सर। तो ये सबसे ज्यादा जो आज की डेट में ऑर्डिनरी सिटीजन को, जो ऑर्डिनरी टैक्स पेयर को चैलेंज आया हुआ है कि सैलरी इनकम में मकान बनाया है या किराए की कोई आमदनी हो रही है और उसमें इंटरेस्ट की इनकम जो खर्चा है वो रेंट से ज्यादा आ रहा है, अगर वो किसी वजह से वो आता तो वो कैरी फॉरवर्ड करने का जो 2 लाख से ज्यादा का जो रखा उसके अंदर एक चैलेंज आया हुआ है। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू सर। मैं ये सवाल करने ही जा रहा था क्योंकि मेरे सामने ये था कि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन आपने इसको तो अपने से ही क्लैरिफाई किया। थैंक यू। कौशलेन जी हमारे साथ गोंडा से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार कौशलेन जी। कौशलेन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें?
चलिए कोशिश करेंगे फिर से, अगर कौशलेंद्र जी हेलो, नमस्कार, आप आवाज सवाल कर सकते हैं सर। हाँ सर, मेरा ये सवाल था जी। कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है सर 15 लाख की, हाँ हाँ और पर्सनल इनकम भी है 5 लाख तक की। जी जी। तो इसको कैसे हम आइडिया फाइल करें कि जैसे टैक्स हमको ना देना पड़े? जैसे हमने सीए से बात किया तो उन्होंने बोला कि इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जैसे गेहूं धान सेल होती है तो हाँ। उनका कोई लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे हड़तियां ले जाए तो उनका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। तो इसके लिए कैसे फाइल करें कि हमको टैक्स ना देना पड़े? जैन साहब टैक्स नहीं देना चाह रहे हैं, 15 लाख एग्रीकल्चर इनकम है और 7 लाख इनकी इनकम मतलब नॉर्मल इनकम है। जी सर। भाई इनको देखिए, सिंपली सीटर तो मुझे नहीं लगता टैक्स लेके रिटर्न तो भरनी पड़ेगी इनको। जी जी। और जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट का बेनिफिट है, जो हम जिसे कहते हैं, वो बेनिफिट मिलेगा। और ये अपनी कैलकुलेशन कर लें, 22 लाख रुपए लगाकर फिर 15 लाख की एग्जम्पशन लेके लगा लें, तो ये इनको टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, उसी हिसाब से भरेंगे ये रिटर्न। लेकिन नवीन जी ये तो कह रहे हैं कि इनके पास वो रिसीट ही नहीं होगी जो वो बेचते हैं गेहूं धान। नहीं, इनकी इनकम उसके लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर रियल में एग्रीकल्चर इनकम है तो चिंता की बात नहीं है, कितनी इनकी होल्डिंग है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि भाई रसीद नहीं है, तो ये बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है कि एग्रीकल्चर की 15 लाख रुपए की इनकम हो, तो आप कोई फर्टिलाइजर खाद खरीदते होंगे, आपकी जो फसल कटती है वो मंडी में जाके बिकती होगी, मंडी में मंडी फीस लगती है बेचने के लिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती होगी, इसको जो आपका आड़ती है, जो आपके आदमी है वो खरीदता है, तो कुछ ना कुछ तो पेमेंट आती होंगी ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास कोई इसकी एविडेंस ही नहीं हो। अगर आपके पास लैंड होल्डिंग है जहां आप खेती कर रहे हैं, तो मैं सुझाव ये होगा कि वो उसके जितने भी कागज हैं वो उसको इकट्ठे करके रखें। अब खाद खरीद के लाते हैं, किसान वहां पे काम करते हैं, लेबर काम करती है, आप कोई टूल्स हैं, आपका कोई ट्रैक्टर है, या फिर आप जो फसल बेचते हैं तो कहाँ बेचते हैं, मंडी में जाके बेचते हैं, तो जिसको बेचते हैं उससे कोई ना कोई पर्चा कटता होगा, ट्रांसपोर्ट करते होंगे, किसी ट्रक में लेके जाते होंगे, तो वो सारी चीजें एविडेंस इकट्ठे करने ही पड़ेंगे सर। लेकिन सर इनफॉर्मली अगर कोई कैश में लेता है पैसा फसल बेचने पर, तो उस केस में क्या करना चाहिए? नहीं ठीक है, कैश में मैं कहूँगा फसल बेचने में कैश में कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई रुकावट है। एक कानून जो हमें दूसरा 269 एसटी का, उसमें भी एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बाहर किया हुआ है। लेकिन ये कहना कि एग्रीकल्चर इनकम वाले के पास किसी भी तरह का कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं होगा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। ओके। तो देखिए, अगर रियल एग्रीकल्चर इनकम है तो कोई चिंता की बात नहीं होती, उसके बाद बहुत सारे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस या एविडेंसेस होते हैं जिससे ये साबित किया जा सकता है कि एग्रीकल्चर है। पटवारी भी वहां पे नोटिंग करके रखते हैं कि आपने कौन सी फसल लगाई है, आपकी कितनी खेती है, कितनी जमीन है, उससे भी आइडिया लग जाता है। तो ये बड़ा आसान काम है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग गलत फहमी में रहते हैं कि नहीं साहब मेरी 5 एकड़ जमीन है, मैं 20 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम दिखा देता हूँ। पूछते हैं एविडेंस है कि साहब मेरी एग्रीकल्चर में एविडेंस नहीं है, तो वो तकलीफ आती है। जी जी। हम नॉर्मली इनकम टैक्स में मान के चलते हैं कि लगभग 50 से 60 हजार रुपए पर एकड़ की इनकम आती है एग्रीकल्चर से। तो 5 एकड़ है तो 2-2.5 लाख रुपए की इनकम मानी जा सकती है। लेकिन कोई कहे मुझे 20 लाख की आती है, नहीं आती है। कुछ लोग गलत फहमी में कहते हैं कि साहब मैं तो हॉर्टिकल्चर करता हूँ, मैं तो फ्लोरिकल्चर करता हूँ, ये करता हूँ। तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई जो बीज खरीदते हैं आप जो उसकी मिला के किसी को बेचते हैं, बिल्कुल कुछ पर्ची तो करते हैं, कैश में वो बनती है, नाम पता किसी का कि कहाँ बेचते हैं। तो आज की डेट में आधार है, मोबाइल नंबर है, जिसको बेचा है उसको सब एविडेंस इकट्ठे कर सकते हैं, रख सकते हैं। जी नवीन बाथवा जी, एक सवाल लैंड से जुड़ा हुआ है। एक महाशय, उनकी माँ ने 8 साल पहले, नहीं माफ कीजिएगा 12 साल पहले 8 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब उसको वो बेचना चाह रही हैं, उसकी कीमत हो गई है 33 लाख रुपए, लेकिन जो सर्किल रेट है सर वो करीब 17 लाख रुपए का है। तो इनका टैक्सेशन किस तरह से वो कर पाएंगी? थोड़ा सा आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं प्लीज। एक बार मैं आपने सर्किल रेट 17 लाख बोला है, 70 लाख बोला? नहीं सर, 8 लाख रुपए में खरीदा था 12 साल पहले, 33 लाख रुपए में उसको अब बेचना चाह रहे हैं। सर्किल रेट 17 लाख जी सर। जो भी जिनका भी सवाल है, आपको सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक आप पॉइंट समझिए, कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आप जो महंगाई दर जो हमारे देश में है उसके बेसिस पे सरकार एक इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालती है। तो जो अभी करंट ईयर का तो अभी खैर अभी नोटिफाई हुआ नहीं है, पिछले साल का 348 था, अभी हम मोटा मोटा मान के चलिए 360 के आसपास आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा। अब 12 साल पहले का इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको ढूंढना होगा, गूगल पे आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। लेट्स से 12 साल पहले का इन्फ्लेशन इंडेक्स, अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग 180 मान लेते हैं। जी जी। जिस साल आपने खरीदा था उस साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स 180 था और आज का 360 है, तो मोटा मोटा डबल हो गया। तो आपने 8 लाख की जो जमीन खरीदी थी उसकी आज की रेट में जो कॉस्ट मानी जाएगी वो 16 लाख मानी जाएगी। 33 लाख में से आपने 16 लाख
के जो जमीन खरीदी थी, जिसको आप 33 लाख की बेच रहे हैं, तो 33 लाख में से 16 लाख माइनस कीजिए तो आपका 17 लाख का कैपिटल गेन निकल गया, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका 20% का टैक्स लगेगा। आप अगर ये पैसा बचाना, ये टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप 17 लाख रुपए NHAI या REC के बॉन्ड में डिपॉजिट कर दें, जो 5 साल का जिसका लॉक इन पीरियड होगा, जिसमें आपको लगभग 5% का ब्याज भी मिलेगा। या फिर आप कोई घर खरीद लें या एक नया घर बना लें, जिसमें आपको 33 लाख रुपए पूरे लगाने पड़ेंगे। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको पूरा का पूरा टैक्स बच जाए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी वैजयंत साहब ये है कि अगर कोई पार्ट ऑफ लैंड बेचना चाहता है, मान लीजिए 1 एकड़ है, उसमें से आधा एकड़ बेचना चाहता है, क्या उसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स में बचत हो सकती है प्रोविजंस में, या फिर कुछ रोकती हैं चीजें? नहीं, देखिए, जो जितना बेचना चाहता है उसका प्रोपोर्शनेट लगेगा। अभी इसी एग्जांपल में अगर माने कि उनके पास 1 एकड़ लैंड 8 लाख रुपए में खरीदी थी और आधा एकड़ बेचने, तो इससे 4 लाख रुपए की कॉस्ट हो गई जी। उस 4 लाख रुपए की इंडेक्सेशन होकर 180 से 360 से 8 लाख हो जाएगी जी। और 33 लाख के 16 लाख में बेचती है तो 8 लाख के ऊपर ही वो लगेगा उसके बारे में। देखिए, ये फायदा होता है दो एक्सपर्ट्स के साथ में रहने का, कि कंफ्यूजन बिल्कुल साहब के हम शिष्य हैं अभी नहीं, हमें पता है सर, और हम लोग भी कई सालों से सर से सीखते आए हैं, और मुझे तो बहुत फख्र होता है सर के साथ। जब ये मुझे याद आता है सर कि जब वो सत्यम का फियास्को हुआ था और किस तरह से आप लोगों ने उसको डील किया था, मुझे अभी भी आपकी टीम पे मतलब बहुत ही गर्व होता है, ICI की टीम पे, कि किस तरह से आप लोगों ने उतना बड़ा, मेरे ख्याल से 2009 की बात थी सर, जब ये 2009, और उसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें मदद की, और जैन साहब की पूरी टीम थी जिन्होंने लीड किया इस पूरे बड़ी घटना को, अगर मैं कहूँ तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है सर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। का एक एक्सपीरियंस मैं भी, हाँ जी प्लीज। प्रोएक्टिवली आपको पता होगा, मैं टेक्समैन में काम करता हूँ, तो टेक्समैन हमारी एक साइट है जिसमें हम लोग एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स रेगुलरली पब्लिश करते हैं। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा लॉ का गैप होता है जिसको लोगों के सामने जग जाहिर करना होता है, तो जैन साहब उस पर बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत रेगुलरली अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करके देते हैं। और शायद ये मेरा रिकॉर्ड है, इनके शायद पिछले जितने भी आर्टिकल पब्लिश किए टेक्समैन ने, मैंने एक आर्टिकल पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ा। और सर सबसे बड़ी बात यह सर कि अगर कोई सिंपल सवाल भी कोई मैं करता हूं या फिर किसी के बिहाफ पे करता हूं, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि एक्सपर्ट होने की वजह से ये उसको नकार दें या फिर उसको थोड़ा सा छोटा सवाल समझें। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल रख दीजिए या फिर सिंपल से सिंपल कोई क्वेरी रख दीजिए, एक ही समान भाव से दोनों ही सवालों को एड्रेस करना, ये शायद सर की सबसे बड़ी खूबी है। और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाना, ये इसमें तो मास्टरी है सर की, तो इसका फ़ायदा हम सभी लोगों को मिलता है। चलते चलते अगर समय हमें परमिट करे तो इस साल के लिए अगर आप मनी मंत्र बता दें वैजयंत साहब, क्या होना चाहिए टैक्सेशन के लिहाज से? देखिए, टैक्सेशन के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हो गए हैं और हर व्यक्ति को अपनी जो वर्किंग है वो साफ सुथरी रखनी चाहिए। और आज की डेट में जैसे डेटा कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन हो गया है, तो किसी भी व्यक्ति को, ये टैक्स पेयर को पर्टिकुलरली एक गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो इसका जो इनकम है या एक्सपेंडिचर है, वो कहीं किसी भी तरह से छुपाया जा सकता है। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितनी ऑनेस्टी से ये वर्किंग करेंगे उतना आराम रहेगा। और इनकम टैक्स ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, पहले सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप उसके बेसिस पे रिटर्न भर सकते हैं। आपने एक बीच में सवाल पूछा था रिटर्न रिवाइज करने का, वो पीरियड भी सरकार ने दिया है कि 31 दिसंबर तक आप हर साल अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद भी गलती हो जाए तो आपको 1 साल के अंदर आप उसको अपडेट कर सकते हैं 25% एक्स्ट्रा टैक्स देके। उसके बाद भी गलती हो जाए तो 2 साल के अंदर 50% कर सकते हैं। तो ये एक सब लोगों के लिए, मेरा ऐसा मानना है 2024-25 के लिए, कि आप अपनी प्लानिंग सारे साल की पूर्व करके रखें कि कितनी इनकम आ रही है, क्या आ रहा है, उसके अंदर जो टैक्स कटता है वो टैक्स कटने दें। जो एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, उस पर जमा कराएं ताकि आपको ब्याज नहीं लगे। जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, जो फॉर्म भरने वो फॉर्म भरें, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन हो गया है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसकी बारीकी को समझें। जो ड्रॉप डाउन विंडो में फॉर्म भरने हैं, जो टिक करने हैं कॉलम, उसको बड़े ध्यान से भरें, क्योंकि कंप्यूटर किसी की अपनी भाषा समझता है, तो उसमें कोई गलती होने के बाद ठीक होने के बड़ा मुश्किल हो जाता है, ना ही कोई मदद कर पाएगा। तो कानून जो है जितना ईज हुआ है कंप्यूटराइजेशन से,
उतनी ही जरूरी है सावधानी चाहिए। जैसे गाड़ी अगर स्पीड से बहुत चलती है तो चलाने वाले को भी होशियारी रखनी पड़ती है कि गाड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन ड्राइवर भी बहुत होशियार होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि जब आप टैक्स की रिटर्न भरें तो बहुत ध्यान से भरें और हर कॉलम को, हर चीज को समझ के सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब वैद्यन साहब, वक्त निकालने के लिए और मनी मंत्र में अपनी राय रखने के लिए। नवीन बादवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हम लगातार आप लोगों से संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया मनी मंत्र में। धन्यवाद। तो आज के मनी मंत्र में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस साल के लिए जो टैक्स की प्लानिंग, टैक्स रिटर्न भरने की जो प्लानिंग है, आप अच्छे से कर पाएंगे। और किसी विशेषज्ञ की राय लेना मत भूलिए, उनका हाथ पकड़ना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटराइजेशन में जो गलतियां होती हैं, जिस तरह से वैद्यन साहब कह रहे थे कि आप ईमेल का इंतजार मत कीजिए। अगर आपके पास मेल आ गया फिर मदद हो पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। आपको बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे और कंप्यूटराइजेशन के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई है। तो जितना सिंपल रखेंगे, जितना ट्रांसपेरेंट रखेंगे, उतना ही आपके लिए चीज़ें आसान होगी। फिलहाल मनी मंत्र में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।